बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इंशाअल्लाह पार्लियामेंट के दूसरे चैम्बर कौमी असम्बली, जिसे ऐवान ज़रीं या नेशनल असम्बली के नाम से भी याद किया जाता है, इसके मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। इसकी कंपोजिशन यानी तश्कील के मुतालिक कुछ पढ़ेंगे। तो कौमी असम्बली के अरकान की कुल तादाद 342 है। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पेश किया था और बाद में 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए से उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर या आइनी तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया गया था, उसके अंदर नशस्तों की तादाद बढ़ा के 342 कर दी गई। और ये 342 जो नशस्तें हैं, इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले मैंने आपको ये पहले भी बताया था किसी एक लेक्चर के अंदर के कौमी असम्बली या ऐवान ज़रीं आबादी की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में आने वाले ऐवान होते हैं, और इसके अंदर नशस्तों की तादाद तमाम सूबों के लिए मुसावी नहीं होगी, बल्कि जिस सूबे की आबादी ज़्यादा होगी उसकी नशस्तें भी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले सूबा पंजाब है। इसके लिए जनरल नशस्तों की तादाद 148 और ख़वातीन की मखसूस नशस्तों की तादाद 35 और यूँ कुल मिला के 183 नशस्तें पंजाब के हिस्से में आईं। उसके बाद सूबा सिंध है। इसके लिए जनरल नशस्तों की तादाद 61 और ख़वातीन की मखसूस सीटों की तादाद 14 और कुल मिला के 75 सीटें इसके हिस्से में आईं। फिर इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा आ जाता है, 35 जनरल नशस्तें, 8 ख़वातीन की मखसूस सीटें और कुल मिला के 43 इसकी तादाद हो गई। इसी तरह से बलूचिस्तान की 14 जनरल नशस्तें और 3 ख़वातीन की टोटल 17 तादाद हो गई। याद रहे कि बलूचिस्तान रकबे के हवाले से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, आबादी के हवाले से सबसे छोटा सूबा है। इसी तरह से फाटा फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ के लिए 12 जनरल नशस्तें और वफाकी दारुल हुकूमत के लिए 2 जनरल नशस्तें, और अक़लियतों के लिए मखसूस 10 नशस्तें हैं कि अगर वो किसी सीट पे भी कामयाब ना हो सकें तो 10 मखसूस नशस्तों के ज़रिए से अक़लियतें अपने जज्बात और अपने मुतालबात कौमी असम्बली के ऐवान तक पहुँचा सकती हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 272 नशस्तें जनरल हो गई और 60 ख़वातीन की मखसूस सीटें, 10 अक़लियतों की और ये 70 हो गई, और टोटल मिला के 342 का ऐवान बनता है। अब है क्वालिफ़िकेशन या अहलियत के कौन कौन कौमी असम्बली का उम्मीदवार बन सकता है। तो लास्ट टाइम मैंने सेनेट के मुतालिक आपको बताया था कि सेनेटर के लिए 30 साल उम्र है। यहाँ पे नोट कर लें कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का मेंबर बनने के लिए 25 साल उम्र दरकार है, और इसके अलावा वो पाकिस्तान का शहरी हो, किसी सरकारी और नीम सरकारी मुनाफा बख्श ओहदे पे फायज ना हो, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो, और वो आइन के अंदर दफ़ा 62 और 63 के अंदर जो एलिजिबिलिटी और नॉन एलिजिबिलिटी यानी अहलियत और नाअहलियत के हवाले से चीज़ें दर्ज की गई हैं उसके ऊपर पूरा उतरता हो। उसके बाद है कंडीशंस फॉर द वोटर्स के राय दहिंदगान में से कौन कौन उसे वोट डाल सकता है। तो उसके लिए यह है कि हर वो आदमी जो 18 बरस का है उसका नाम इंतखाबी फहरिस्त में दर्ज है, और इसे किसी मजाज अदालत ने दिमागी तौर पर मफलूज करार न दिया हो, पाकिस्तानी शहरी हो, तो वो वोट कास्ट कर सकता है। इसके बाद है इलेक्शन। इलेक्शन बराह रास्त होता है, यानी कि हर आदमी अपने पसंदीदा उम्मीदवार को पोलिंग स्टेशन के ऊपर जाके वोट कास्ट कर सकता है, और ये मुंतखब शुदा लोग फिर आगे चल के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव करते हैं। इसके बाद है कि अगर किसी को अपने नशस्त से दस्तबरदार होना है तो उसमें यह है कि अगर कोई रुकन एक से ज़ायद नशस्तों पर मुंतखब हो जाए तो आखिर में सिर्फ एक ही नशस्त अपने पास रख सकता है, बाकी नशस्तों से उसे दस्तबरदार होना पड़ेगा। और अगर कोई रुकन ईवान की इजाज़त के बगैर ईवान के अजलास से मुसलसल 40 रोज़ तक गैर हाज़िर रहे तो ईवान उसकी नशस्त को खाली करार दे सकता है, और कोई भी रुकन स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा पेश करके भी अपनी रुकनीत को छोड़ सकता है। अगला इम्पॉर्टेंट नुक्ता है इजलास सेशन। इसका भी बिल्कुल सेनेट की तरह से 130 दिन कम से कम इजलास होना चाहिए, और 2 इजलासों के दरमियान 120 दिन से ज़्यादा वक्फा ना हो, और कौमी असम्बली के अरकान की 1/4 तादाद इसका जो है इजलास बुलाने के लिए रेक्विजिशन स्पीकर को दे सकती है। तो इसके अलावा जो है वो सदर पाकिस्तान भी इजलास बुलवा सकते हैं। तो इसकी टर्म है सदर पाकिस्तान जो है वो मुश्तरका इजलास या जॉइंट सेशन भी बुलवा सकते हैं। उसके बाद है इसकी टर्म या मयाद
5 बरस के लिए ये असम्बली मुंतखब होती है और 5 साल गुजरने पे असम्बली खुद ब खुद ख़त्म तस्वर होगी। अलबत्ता वज़ीर आज़म चाहे तो इसे तहलील भी कर सकता है वक्त से पहले, और प्रीमेच्योर इंतखाब होंगे और उस सूरत में फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को इंतखाब करवाना होगा। इसके बाद है कोरम। अगर किसी मौके पर स्पीकर की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जाए कि 1/4 अरकान मौजूद नहीं हैं, तो वो कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास जारी नहीं रह सकेगा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। सेनेट का कोरम 26 अरकान है और यहाँ पे 86 अरकान इस कौमी असम्बली में मौजूद होने ज़रूरी हैं, वरना इजलास जारी नहीं रह सकेगा। इसके अलावा हेडकोार्टर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई के लिए एक मुस्तकिल हेडकोार्टर इस्लामाबाद में है, इसे पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। और प्रिविलेजेस यानी मरात, ये दोनों ऐवान के मेंबरान की मरात एक ही जैसी हैं। और इसके बाद आ जाती है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब। जी हाँ, तो स्पीकर प्रिजाइड करता है असम्बली को, उसकी इजाज़त के बगैर आप बोल नहीं सकते, और स्पीकर की अदम मौजूदगी में डिप्टी स्पीकर यही फरीज़ा सर अंजाम देता है। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। सेनेट में चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। इसके बाद ये स्पीकर काम क्या करता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदा है। सबसे पहले तो कौमी असम्बली के इजलास की ये सदारत करता है, ऐवान में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर जो है वो अपना फ़ैसला देता है और वो हतमी होता है। इसके अलावा ऐवान में तमाम तहरीकात और सवालात स्पीकर के तवस्सुत से पेश करते हैं, तो ये सवालात वज़रा से पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से कानून साजी के लिए तमाम बिल स्पीकर की इजाज़त से पेश होते हैं। किसी बिल को माली बिल करार देना ये स्पीकर का फ्रीज़ा है। इसी तरह स्पीकर इजलास बुलाने का मजाज भी है, इजलास मुलतवी भी कर सकता है, कोरम पूरा ना होने पे इजलास ख़त्म भी कर सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, जब किसी मसवदे पे वोट बराबर हो जाएं तो वो फैसला कुन वोट या कास्टिंग वोट भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये थी कुछ थोड़ी सी कौमी असम्बली के मुतल्लिक़ तफसीलात। तो डियर इसके ऊपर असाइनमेंट तैयार करेंगे और आप एक टेस्ट देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफिज़।